चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टेक्निक्स ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स थी जिन पे टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे वो स्थापित किए गए थे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। F.W. Taylor and his colleague laid down the following techniques to put scientific management into practices. F.W. Taylor ने और उनके colleagues ने नीचे लिखी हुई कुछ टेक्निक्स को ले डाउन किया, नीचे लिखी हुई कुछ टेक्निक्स को बनाया कि जिसको यूज करके जिनके अकॉर्डिंग आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। ये 7 मेथड्स को फॉलो करके ही आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि एक्चुअल में उन लोगों ने इन 7 के थ्रू क्या कहने की कोशिश की है। सबसे पहला है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क भी कहते हैं कि काम को स्टडी करना, काम को पढ़ना, परखना कि आपने क्या चीज प्रोडक्शन करनी है, किस चीज को करना है और किस तरीके से करना है। जब काम से रिलेटेड सारी स्टडी एक मैनेजमेंट करती है तो उनको F.W. टेलर और उनके कलीग ने वर्क स्टडी का नाम दे दिया। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क स्टडी में उन लोगों ने किस चीज को स्टडी किया कि किस बेसिस पे स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, इसका पर्पस क्या था वर्क स्टडी का कि जब हम अपने काम को अच्छे से स्टडी करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हम किस बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मैन एंड मशीन, एक सेट स्टैंडर्ड को क्या कर देना? एस्टेब्लिश कर देना एम्प्लॉयज प्लस जो मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए भी। It implies an organized, objective, systematic work in order and critical assessment of the efficiency of various operations in an enterprises. ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने में, एक सिस्टमैटिक वर्क को एक ऑर्डर में प्लेस करने में एक ऑर्गेनाइजेशन के, बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट असेसमेंट या टेस्ट ऑन सेवरल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे आपको मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। तो ये क्या कहलाता है? वर्क स्टडी कहलाता है। काम को पढ़ना, काम की स्टडी करना कि आप जो प्रोडक्शन करते हो उसके बारे में स्टडी करना कि उसको और किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किस बेसिस पे हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, किसके बेस पे हम अपने मैक्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 200 आइटम्स विद 10 डिफरेंट कलर्स। एक ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने डिसाइड किया कि वो 200 आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें 10 डिफरेंट कलर्स होंगे। सपोज कर लीजिए A4 साइज शीट के पैकेट्स उनको प्रोड्यूस करने हैं, बट दे फेल टू डू सो एज इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, और सब चीजें इसके लिए हमेशा प्लान होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस एन एम्प्लॉय हु हैज बीन ऑब्जर्विंग द डाउनफॉल इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, एक एम्प्लॉय था उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे कैसे डाउनफॉल हो रहा है। उसने वर्क स्टडी को फॉलो किया, उसने टेलर की बनाई हुई वर्क स्टडी को फॉलो किया और सजेस्ट किया मैनेजमेंट को टू प्रोड्यूस 200 आइटम्स विद 1 और 2 डिफरेंट कलर्स। जो 10 कलर में वो प्रोड्यूस करने की बोल रहे थे, उसने बोला कि 200 आइटम तो आप प्रोड्यूस करो लेकिन कलर को आप कम कर दो, 1 या 2 कलर में प्रोड्यूस करो, विच विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड इकोनॉमी ऑफ फॉर दी कंपनी एज वेल। तो उसके इस आइडिया से क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इससे आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी वर्कर्स की, क्योंकि 10 कलर में प्रोड्यूस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहीं 1-2 में फिर भी मैनेज हो जाएगा, और आपकी कंपनी में जो डाउनफॉल आया प्रोडक्ट क्वालिटी में वो भी क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी इकोनॉमी भी वेल हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने किस किस बेसिस पे दिया? उस एम्प्लॉय ने, उसने वर्क स्टडी की कि जो सेट स्टैंडर्ड थे या जो वर्क था वो सिंप्लीफाई नहीं था, उस पर स्टडी करके उसने मैनेजमेंट को क्या दिया? एक आइडिया दिया। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे आउट ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। अब वर्क स्टडी में हमने काम की स्टडी कर ली, नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी की। जो काम की आपने स्टडी करी है, जो सेट स्टैंडर्ड करा है, उसको किस तरीके से, किस मेथड से, किस एफिशिएंट मेथड को ऑप्ट करके कंप्लीट किया जाए ताकि हमारे मटेरियल, मशीन, मैन, कैपिटल किसी की भी वेस्टेज ना हो, उनका एफिशिएंट यूज हो।
तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि वही सेम एबीसी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो क्या वायलेट कर रही थी, वायलेटिंग मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। वो मैक्सिमम आउटपुट उनको चाहिए था और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था कि 200 आइटम्स चाहिए, किसमें 10 कलर्स में चाहिए, ठीक है। और वेस्टेज भी उसमें क्या हो रही थी, वेस्टेज भी हो रही थी क्योंकि मैनेजमेंट भी उनकी अच्छे से नहीं थी। और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा था कि उनका डाउनफॉल हो रहा था उनकी एफिशिएंसी में और उनके सेट टारगेट को भी वो मेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेथड की स्टडी ही नहीं करी थी, सिर्फ उन्होंने सेट स्टैंडर्ड कर दिया और वर्कर्स को बोल दिया। लेकिन जब अगर वो मेथड को स्टडी करते और वो बोलते कि ठीक है आप मैक्सिमम आउटपुट दो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अगर 200 आइटम आप 10 कलर में नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 4 आइटम बना दीजिए, 4 कलर में आइटम बना दीजिए। तो उससे भी क्या होता है, एक आपके प्रोसेस में स्टेबिलिटी आ जाती है, आप मेथड को स्टडी करते हो, इजी वे निकालते हो एक काम को करने का। तो ये भी क्या थी, एफडब्ल्यू टेलर की एक टेक्निक थी कि मेथड को भी स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम using unnecessary, ill-directed and insufficient motions by workers and machines to identify best method out of work। इस मोशन स्टडी का क्या मोशन की आप काम कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप काम करोगे, उस काम के बीच में कई ऐसे एक्शंस होते हैं जो आपको आपके लिए वो उस टाइम पे वेस्टेज ऑफ टाइम होते हैं। जैसे अभी आपके पास प्रोडक्शन पेंडिंग है बट आप ब्रेक पे चले गए, या अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ लिम्स हो रही है आपकी, तो इससे भी क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। मोशन पे स्टडी करना, एक्शंस पे भी स्टडी करना भी उन्होंने बोला था। इस स्टडी का क्या पर्पस था, टू एलिमिनेट और फाइंड वेस्टफुल मोशंस अमंग दी वर्कर्स। जो वर्कर्स के बीच में ऐसी वेस्टफुल मोशंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको ढूंढना। टू डिजाइन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वेरियस ऑपरेशन, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है उसमें से बेस्ट आउट ऑफ वन को सिलेक्ट करना ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इसका भी एग्जाम्पल है कि एबीसी ने क्या करा था, उन्होंने स्टॉप वॉचेस को यूज करना और वेरियस सिंबल्स को यूज करना करा, स्टडी करी और पता लगाया कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से अननेसेसरी मोशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का डिले हो रहा है और हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये स्टडी करके एबीसी मैन्युफैक्चर वापस से क्या आ गई, अपने बिजनेस में आ गई। फोर्थ जो स्टडी उन लोगों ने की दैट इज टाइम स्टडी। एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग आपको टाइम की भी स्टडी करनी चाहिए, मतलब एक प्रोडक्ट को करने के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे एक असाइनमेंट आपको दिया गया है, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में आपको कितना दिन लगता है। आपको बोला है कि आपको 10 पेजेस का असाइनमेंट बनाना है, तो आप मैक्सिमम 2 डेज ले लीजिए, 3 डेज ले लीजिए, बस 3 से ज्यादा आपको उस 10 पेजेस पे वेस्ट करने के लिए 3 से ज्यादा डेज नहीं लेने चाहिए। आपको उन 2 डेज को 3 डेज को इतने अच्छे से करना है कि आपका वो 10 पेजेस का जो भी असाइनमेंट है आपको अच्छे से यूटिलाइज हो। टाइम स्टडी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके एग्जाम्स। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 3 आवर्स, और आपको उसमें अपने क्वेश्चन पेपर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो दैट इज द टाइम स्टडी। आप उसमें क्या रखते हो कि ठीक है ये 5 मार्क्स वाला है, इसको मैं ज्यादा टाइम दे दूंगी, ये 2 मार्क्स वाला है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। तो दैट इज द टाइम स्टडी। आप अपने टाइम को क्या करके चलते हो, डिवाइड करके चलते हो। वैसा ही सेम ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन को भी जो टाइम दिया गया है, जो प्रोडक्शन दी गई है, उसके लिए एक सेट स्टैंडर्ड टाइम भी दिया जाता है कि एक काम को करने में इतना ही टाइम लगता है, आप बेशक से उसको रिलैक्स होकर करिए, बेशक से आप ज्यादा होकर करिए। तो ये टाइम स्टडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है वर्कर्स के लिए टारगेट को सेट करने के लिए, इंसेंटिव स्कीम्स को लेके आने के लिए, और वर्कर्स को कैटेगराइज करने के लिए कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, कौन सा अच्छे से काम कर पाएगा प्रेशर के अंडर, कौन सा नहीं कर पाएगा। तो टाइम स्टडी एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। अब इसको कैसे फॉलो किया एबीसी मैन्युफैक्चर ने? एबीसी मैन्युफैक्चर ऑप्ट टू टाइम स्टडी इन ऑर्डर टू बी बैक इन द मार्केट। एबीसी टाइम मैन्युफैक्चर ने डिसाइड किया, एम्प्लॉय ने जब सजेशन दिया था उनको कि ठीक है, जब हमने उसकी वर्क स्टडी को मान लिया, मेथड स्टडी को मान लिया, मोशन स्टडी को मान लिया, तो उसके दिए गए टाइम स्टडी को भी हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने कुछ नई टाइमलाइंस अपने वर्कर्स के लिए और अपने मैनेजर्स के लिए सेट की, जो कि उनके सेट स्टैंडर्ड को जस्टिफाई कर रही थी। इससे उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया और बेस्ट वे आउट भी उन्होंने निकाला कि किस तरीके से हम अपने वर्कर्स से अच्छा और जल्दी काम करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ टाइम स्टडी। नेक्स्ट हमारा आता है फटीग स्टडी। फटीग मतलब कितने फ्रीक्वेंटली कोई वर्कर
ब्रेक ले रहा है, दैट इज टर्म्ड एज फटीग, थकावट, कि एक टास्क को कंप्लीट करने में एक एम्प्लॉय कितने टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रेक ले रहा है, कि क्या वो हर 5 मिनट बाद ब्रेक ले रहा है, क्या वो हर आधे घंटे बाद ब्रेक ले रहा है, क्या वो हर 30 मिनट बाद ब्रेक ले रहा है। तो जो ये चीजें होती हैं, ये वाले ब्रेक्स आते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के साथ, इनको किस तरीके से अवॉइड किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज फटीग स्टडी। जब इस चीज पे स्टडी की जाती है तो इससे क्या होता है, रिजेक्शन, वेस्टफुल आपके जो एक्शंस होते हैं और इंडस्ट्री से जो आपको चिढ़ होने लगती है, लॉस्ट ऑफ स्टैमिना, काम करते करते आप थक जाते हैं, उसको भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब इस पे भी मैन्युफैक्चर, एबीसी मैन्युफैक्चर ने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट वर्कर्स एंड देयर टाइम फ्रेम ऑफ वर्किंग, उनके टाइम, डिफरेंट वर्कर्स को स्टडी किया गया उनके टाइम फ्रेम के साथ, कि क्या 4 बंदों का ग्रुप चारों एक साथ ब्रेक पे जा रहे हैं या कितने टाइम टाइम में वो लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला कि अगर एक बंदा ब्रेक पे है तो दूसरे बंदे को काम दे के जाए, ताकि दूसरा बंदा उसके आने तक काम को कंप्लीट कर ले। इससे क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन होएगा और प्रोडक्शन भी आपकी बिना हैम्पर हुए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और प्लस आपके एम्प्लॉयज में भी क्या रहेगा, लॉस ऑफ स्टैमिना नहीं होगा। तो दिस वाज द फटीग स्टडी सजेस्टेड बाय एफडब्ल्यू टेलर। Next है functional foremanship. Functional foremanship is a technique in which planning and executions are separated. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लानिंग की, जो प्लान करेंगे वो और जो उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे वो दोनों ग्रुप्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। There are 8 types of specialized professionals, 4 under each planning and execution, who keep an eye on all the workers to extract optimum performance. इसके अंडर 8 टाइप के स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया जाता है, जो 4 प्लानिंग के अंडर होते हैं और 4 एग्जीक्यूशन के अंडर होते हैं, कि 4 जो प्लान करेंगे और 4 जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं प्लानिंग के अंडर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी क्लर्क। और प्रोडक्शन में आता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये सब किसके ऊपर होते हैं, एक वर्कमैन के ऊपर होते हैं। तो ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है कि जब आप प्लानिंग जो करता है उनको और जो उसको एग्जीक्यूट करता है उनको 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे ना, तो भी आपका काम क्या होगा, अच्छे से होगा। तो एबीसी मैन्युफैक्चर ने भी सेम टेक्निक को फॉलो किया इन ऑर्डर टू अचीव दी सेट स्टैंडर्ड इन लिमिटेड टाइम, ताकि उनका काम अच्छे से हो सके और लिमिटेड टाइम में वो क्या कर सके, अपने टारगेट्स को मेट कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि एक एक की क्या काम करते हैं। रूट क्लर्क का काम क्या होता है, कि एग्जैक्ट सीक्वेंस या रूट ऑफ प्रोडक्शन की ए बी सी है तो ए बी सी ही होना चाहिए, ऐसे नहीं पहले सी प्रोड्यूस कर रहे हो फिर बी प्रोड्यूस कर रहे हो और पहले ए कर रहे हो। कोई भी चीज आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो पहले पैकेजिंग नहीं होती ना, पहले प्रोडक्ट बनता है। तो वो रूट क्लर्क होता है जो ये सब डिसाइड करता है कि क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स, कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्कर काम करेगा, वो भी कौन करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब, कि कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को करने में और कितनी कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसके लिए भी एक क्लर्क को हायर किया जाता है। शॉप डिसिप्लिनरी, टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग द वर्कर, डिसिप्लिन के लिए भी अलग से मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जो मेंटेन करता है, जो ऑब्जर्व करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया जा रहा है। ये थे प्लानिंग इंचार्ज जो प्लान करते हैं। अब प्रोडक्शन इंचार्ज जो होते हैं जो एग्जीक्यूट कराते हैं, गैंग बॉस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीनरी रेडी फॉर ऑपरेशन, इसका काम होता है कि जितने भी टूल्स एंड मशीनरीज है प्रोडक्शन के लिए उसको रेडी टू यूज रखा जाए। स्पीड बॉस, रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने बनाई थी उसको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है और टाइमली एक्यूरेट कंप्लीट हो रही है आपकी जॉब। रिपेयर बॉस, जो वर्किंग कंडीशन है टूल्स एंड मशीनरीज की, उसका काम होता है कि उनको एकदम वर्किंग कंडीशन में रखना। इंस्पेक्टर होता है जो क्वालिटी चेक करता है कि टोटल प्रोडक्शन हो गई, उसके बाद क्वालिटी चेक की जा रही है कि क्वालिटी अच्छे से प्रोडक्शन हुई भी है या नहीं हुई। तो ये सब थे हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप के 8 हाथ जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, कि आप वेजेस को प्रोडक्टिविटी से जोड़ दो, कि जो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर आपने बोला है 100 का अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन उससे 10 ऊपर करने पे उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो 110 करेगा उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको मिलेगा 120 रुपये मिलेंगे, और वहीं जो 100 करेगा उसको सिर्फ 100 मिलेंगे। तो इस तरीके के बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स आप
अपने वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो और अच्छे से काम करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करेंगे। सेम चीज हमने जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एबीसी ने उसने भी करी। उन्होंने स्टैंडर्ड टास्क कर दिया कि 10 यूनिट है और रेट दे दिया कि 50 पर यूनिट मिलेगा अगर आप 10 यूनिट करते हो, और अगर ज्यादा करते हो तो 40 मिलेगा अगर आप 10 से कम करते हो। तो स्टैंडर्ड सेट था 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 50 रुपी पर यूनिट मिलेगा, अगर 10 से कम करोगे तो कितना मिलेगा, 40 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। वर्कर ए ने प्रोड्यूस की 11 यूनिट, 10 स्टैंडर्ड था, एक ज्यादा करी तो उसको कितना मिलेगा, 11 इंटू 50 मतलब 550। वही वर्कर बी ने 9 यूनिट प्रोड्यूस करी, उसको कितना मिलेगा, 9 इंटू 40, क्योंकि 10 से कम था तो कितना बोला गया, 40 मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा, 360। तो डिफरेंस कितना है, 190 का। 190 रुपीज वो किसको मोटिवेट करेंगे, किसको, बी को, कि अच्छा जब ए 11 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन को वेजेस के साथ लिंक कर दोगे ना, तो हर कोई अच्छे से काम करके दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हर किसी को पैसा अच्छा लगता है, हर किसी को रिवॉर्ड अच्छा लगता है, हर किसी को जब आप अचीव करते हो कोई चीज तो वो उनको पसंद आती है। तो इसीलिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी क्या है, एफडब्ल्यू टेलर की एक टेक्निक है प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। तो ये 7 टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करती हैं, या जिनके बेसिस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है एप्लीकेबिलिटी की। एफडब्ल्यू टेलर के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, या आप बोल लीजिए साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं। टेलर्स टेक्निक आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो टेलर्स की टेक्निक है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, एज इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई देम इन प्रैक्टिस, और इनको बहुत डिफिकल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट सेट स्टैंडर्ड साइंटिफिकली, क्योंकि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्टैंडर्ड्स को साइंटिफिकली नहीं सेट करती है, मतलब वो उस पर जाके स्टडी नहीं करते हैं, वो जस्ट अपने मार्केट कंडीशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट प्लस उनके मार्केट में कितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे ही उसको क्या करती है, सेट करती है। टाइम एंड मोशन स्टडी आर नॉट डन बाय मैनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, और टाइम एंड मोशन की स्टडी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती हैं। डिफरेंशियल वेज सिस्टम इज अपोज्ड बाय वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन, और जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है कि वेजेस को प्रोडक्टिविटी से लिंक करना, वो कई वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या करती हैं, उसको अपोज करते हैं कि नहीं ये हमारे फेवर में नहीं है, ये चीज नहीं होगी। तो इसीलिए टेलर के जो टेक्निक्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टेक्निक्स ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में कंपैरिजन करेंगे टेलर और हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स का, कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज नहीं है। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।